नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ए स्क्वायर लर्निंग पे। मैं जय प्रजापति आप सबके लिए और मेरे वादे के अनुसार लेके आ चुका हूं एक पूरी सीरीज जिसमें हम एक एक करके हमारे के सारे साइंस के टॉपिक कवर करने वाले हैं। वन शॉट रहने वाला है, एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें पीवाईक्यू भी हम डिसाइड कर लेंगे किस टाइप के जो पीवाईक्यू आते हैं वो हमें किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं और कौन कौन से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से आप समझिए कि इसी स्लाइड में एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म है। आपके 12-13 चैप्टर करीब हैं और अगर मैं कहूँ इसी स्लाइड से आपके एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उसको आपको बिल्कुल कायदे से हैंड राइटिंग नोट्स बना के करना है और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि सारी की सारी चीजें बहुत ही बढ़िया आपके लिए होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि मैं आगे से पीछे की तरफ नहीं पढ़ाऊंगा, पीछे से कहां की तरफ पढ़ाऊंगा, आगे की तरफ। ये जो आपके पीछे स्लाइड लगी है ये केमिस्ट्री की स्लाइड है, जिसमें मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बताने वाला हूं और इसके एक एक क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल डिटेल में। और जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी हम पहले थ्योरी करेंगे, फिर देन क्वेश्चन पे आएंगे, जिससे आपके लिए चीजें बहुत ही शानदार होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि CH3CHO जो आपको दिख रहा है, अब इसका हमें लिखना क्या है, IUPAC नाम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके में कौन से IUPAC नाम का हम यूज करते हैं। तो एक एक करके मैंने आपको जैसे बता चुका हूं कि यहाँ पे हम पूरा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन IUPAC का आया तो मैं सिर्फ आपको इसका टिक लगा के खत्म कर दूं, नहीं भाई। पहले हम IUPAC के बारे में जान लेंगे, किसमें क्या लगता है, कौन से क्रियात्मक समूह लगते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, देन फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर IUPAC की बात करें तो लगभग आपसे मैं वादा करता हूं कि 2 नंबर की आपकी IUPAC आने वाली है और इस 2 नंबर की IUPAC जो आपकी रहने वाली है बिल्कुल भाई यहीं से फंसेगी। अब वो किस तरीके से, तो सुनते हैं। यहां पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे पहले अगर बात करें तो संतृप्त असंतृप्त के आधार पर 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। किनको? हाइड्रोकार्बन्स को। तो हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम देखना चाहेंगे तो गौर से देखिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा कि जो है वो किस तरीके से आपको डिसाइड करना है। तो पहला जो है आपका वो क्या है, संतृप्त। दूसरा जो आपका क्या रहेगा, असंतृप्त। अब ये जो संतृप्त है तो संतृप्त को इन्होंने सिर्फ एक पार्ट में डिवाइड किया है, वो क्या है, एल्केन। तो एल्केन का पता कैसे चलता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो एल्केन रहते हैं इनका जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। आप कहेंगे सर हम फॉर्मूला कहां लगाते हुए फिरेंगे, तो भैया आपको क्या देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो किसके माध्यम से कंप्लीट हो जाएं, हाइड्रोजन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएं, तो आपका क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। अब एल्केन जो रहता है इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें यूज होता है अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब क्या है, जो पीछे लगने वाले। तो पीछे कौन लगेंगे, तो अगर एल्केन को सही से लिखा जाए तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए एल्केन लिखा है तो एल्क धन एन, तो इनके जो पीछे लगने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है, तो वो आपका रहेगा एन। तो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन को कहते क्या है, तो आप कहेंगे सर एक कार्बन को मैथ कहते हैं और यहाँ पे लगना क्या है, एन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैथेन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो असंतृप्त रहते हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से वो 2 पार्ट्स हैं, तो देखिएगा और सुनिएगा ध्यान से कि जो पहला है आपका वो आपका कौन सा है, एल्कीन, और जो दूसरा है आपका वो क्या है, तो वो आपका है एल्काइन। अब जो एल्केन रहने वाला है, एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और इनका जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। इस आधार पे अगर हम बात करें तो फॉर्मूले तो हमें पता चल चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से सर आपने यहां बताया था कि ये अनुलग्न है तो ये क्या है, तो ये भी भाई क्या होंगे, दोनों के दोनों अनुलग्न होंगे। अब अनुलग्न में इनमें लगेगा क्या, तो जिस तरीके से आपने यहां पे भैया
जी ध्यान से देखिएगा, आपने संधि विकसित किया, ठीक इसी तरीके से कीजिए तो आप कहेंगे सर इसमें हमें समझ में आ रहा है कि ईन लगेगा और इसमें हमें समझ में आ रहा है कि क्या लगने वाला है, आयन लगने वाला है। अब ये जो ईन लगेगा आयन लगेगा तो किस आधार पे, तो यहां आपको एक चीज ध्यान करनी है कि जो एल्कीन होते हैं वो 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, 1 कार्बन से स्टार्ट नहीं होते। रीजन ये है कि जब इनकी परिभाषा हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 1 कार्बन के बीच में हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो जैसे ही हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो यहां पे क्या आएगा, अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा C2 और H की जगह पे क्या हो जाएगा 4। तो जब H4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H4। अब इसके नाम की अगर बात करें तो 2 को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 को तो कहते हैं एथ, और इनमें लगेगा क्या, तो आप कहेंगे सर इनमें लगेगा ईन, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, एथीन। और यहां पे अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, तो n इक्वल हमें यहां पे भी 2 रखना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो आप कहेंगे सर यहां पे अगर 2 रखना है तो C2H2 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा C2H2। अगर इनके नाम की बात करें तो नाम क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, तो इनके नाम की अगर हम बात करें तो 2 को क्या बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड आएगा तो क्या हो जाएगा आयन, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे एथाइन। तो आप समझ पा रहे होंगे एल्केन आएगा तो क्या करना है, एल्कीन आएंगे तो क्या करना है, एल्काइन आना है तो क्या करना है। अब होता क्या है, इन चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी करना चाहते हैं तो लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगर आगे की चर्चा करें तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कहेंगे सर इसमें लेकिन इस क्वेश्चन का क्या कनेक्शन है, तो इस क्वेश्चन के कनेक्शन पे थोड़ा समय लगेगा पहुंचने में, ध्यान से समझिएगा। अगर हम चर्चा करें तो जो हमारा हो गया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, अब इसकी अगर हम बात करें तो इससे पहले हमें एक चीज पढ़ने की आवश्यकता है, वो क्या है, एल्किल समूह। अब एल्किल समूह किन्हें कहते हैं, तो एल्किल समूह अगर आप समझ गए तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ध्यान सुनिएगा, जैसे एल्केन है तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस के 2। अब आपको कुछ नहीं, एक इसमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, और जैसे ही आप इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाए, तो आप कहेंगे सर Cn या C2 कह लीजिए, n मानिए यहाँ पे, तो CnH2n प्लस का 1। अगर ये आप प्राप्त कर लेते हैं तो भैया यही आपका क्या हो जाएगा, एल्किल। और अगर ये आपका एल्किल है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको R सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें आता क्या है, तो इसमें क्या आएगा, आप समझ रहे हैं कि लास्ट के जो 2 वर्ड हम बोले रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, इल आ जाएगा। अब जब इल आ गया है तो अगर यहां पे हम n इक्वल 2 कार्बन रखते हैं तब क्या होगा, तो 2 रखिए, तो C2 2 दूनी 4 और 1 5, तो H क्या हो चुका है 5। तो C2H5 जैसे ही हो जाता है तो अब इसकी बात करेंगे कि बताइए क्या है, तो आप कहेंगे 2 कार्बन को सर हम बोलते हैं एथ, और इसमें लगा क्या है इल, तो क्या हो जाएगा एथिल। इतनी बात क्लियर है क्या ना है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लिख देते हैं हम कि अगर 1 कार्बन 1 आएगा तो आपको क्या लिखना है, मैथ। अगर कार्बन 2 आएगा तो क्या लिखना है, एथ। 3 आएगा तो कार्बन क्या लिखना है, प्रोप। 4 आएगा तब क्या लिखना है, ब्यूट। 5 आएगा तब क्या लिखना है, पेंट। 6 आएगा तो क्या लिखना है, हेक्स। 7 आएगा तब क्या लिखना है, तो आप कहेंगे हेप्ट। और 8 आएगा तब आपको क्या लिखना है, ऑक्ट। और मैं वादा करता हूं इतने में ही आपका कार्बन फंस जाएगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एल्किल जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो अब आपको आना है क्रियात्मक समूह पे। क्रियात्मक समूह किन्हें कहते हैं, तो अगर हम क्रियात्मक समूह की चर्चा करें तो जो एल्किल आर जो आप समझ रहे हैं ना, तो एल्किल समूह के पीछे जुड़कर भैया क्या कर देंगे, इसके संपूर्ण गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो भैया देखिए ये आपका हो गया है एल्किल। थोड़ी सी यहां पे जो एडिटर भैया हैं हमारे, अर्थात मैं खुद, और मुझी से मिस्टेक हो गई है, तो आपको ध्यान करना है CH3 और यहां पे क्या होगा CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। अब जो आप CHO देख रहे हैं ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये जो है CHO ये क्या है आपका एक क्रियात्मक समूह। अब ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो अगर इसकी हम चर्चा करें तो ये भाई साहब है एल्डिहाइड। ये कौन है, एल्डिहाइड।
हाइड। अब ये जो एल्डिहाइड है इसके अंत में क्या लगेगा, तो आपको ध्यान करना है, इसमें लगेगा अल, और जब इसमें अल लगेगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनका नाम क्या होगा। देखिए 2 कार्बन है, 1 2 3 के 2 कार्बन है। आप कहेंगे नहीं 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 सर कितने हैं, 3 हैं। तो 3 को क्या कहते हैं, देखिएगा 3 को क्या कहते हैं, प्रूफ। तो हो जाएगा प्रूफ। और ये सारे के सारे अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड, और दिख रहा है तो और बढ़िया बात है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो इजीली दिखते हैं। तो अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा प्रूफ, और ये जो जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से तो क्या आ जाएगा, एन। तो हो गया प्रोपेन। अब पहले नंबर पे है तो क्या हो जाएगा, अल। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो पढ़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो देखिए यहाँ पे कहीं प्रोपेनल दिख रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये तो भैया ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं। तो देखिएगा 1 2 3 कार्बन है, हो सकता है इसकी जगह पे हो ये, तो इसको हम क्या कह देंगे, ध्यान सुनिएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनल। और यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और जैसे ये आपका क्लियर होता है तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बड़े ही शालीनता से, गंभीरता से चीज़ों को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार की जा रही हैं। तो आपका भी हक बनता है कि जिस मेहनत से मैं आपको इन चीज़ों की तैयारी करा रहा हूं, आप भी इन चीज़ों को बड़ी ही मेहनत से समझें। अब देखिए आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे जो आ गया है वो क्या आ गया है, असंतृप्त। तो असंतृप्त पता कैसे चलेगा कि सर कौन सा असंतृप्त है कौन सा नहीं है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होते हैं 2। किन किन में आपने डिवाइड किया, तो आप कहेंगे सर या भैया हमने बताया था कि एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एक होता है एल्कीन और दूसरा क्या होता है, एल्काइन। तो एल्कीन जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो एल्काइन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे CnH2n-K2। तो अगर हम 2 रखते हैं तो n इक्वल अगर 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, C2H4, और यहाँ पे अगर रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, C2H2। तो इन दोनों में से कोई आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे जी हाँ, ये असंतृप्त के 2 पार्ट हैं, और पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो बढ़िया भैया, इस पे आप टिक लगाइए और आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए थोड़ी सी हमने चीजें समझी और हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये सारे के सारे PYQ हैं। आप कहेंगे सर ये क्या होता है PYQ, तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बड़े ही कायदे से आपको इनको पढ़ना है। जैसे ही आप इनको पढ़ लेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली हैं। तो आई होप मैं समझ पा रहा हूं कि आपका ये क्लियर है। तो 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो आ चुका है वो क्या आ गया है, आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग रहा है निम्नलिखित में कीटोन है। अब कीटोन क्या होता है, तो वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने कही थी, ये सारे के सारे क्या हैं आपके लिए, तो आप कहेंगे सर जी ये हमारे लिए है क्रियात्मक समूह। और ये जो आपके क्रियात्मक समूह हैं उनकी हमें चर्चा करनी है। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन। तो अब कीटोन में क्या आता है ये आपको देखना होगा। तो कीटोन में आता है भैया ऊन, मतलब कुछ इस तरीके से, कभी कभी इस तरीके से लिखा रहता है, कभी कभी इस तरीके से भी लिखा रहता है, तो और कभी ऐसे भी मिल जाए, तो आपको समझना है कि भैया ये आपके सारे के सारे क्या हैं, कीटोन हैं। अब कीटोन में किस तरीके से, अब आएगा क्या इसमें, बात तो यही आती है कि सर कीटोन है तो अनुलग्न आएगा, पूर्वलग्न आएगा, क्या आएगा, तो बड़ा ही सिंपल है, ऊन। देख पा रहे होंगे आप ऊन, तो इसमें भैया क्या आएगा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऊन। और कभी कभी अगर ऊन ऐसा लिखा हो तो घबराना नहीं है। और इंग्लिश में आप देखेंगे तो इंग्लिश में कहते हैं वी से इन उर्दू, मतलब ONE, वन नहीं पढ़ना है, इसको ऑन पढ़ना है। तो आप देख पा रहे होंगे। अब कौन सा होगा, तो अगर हम कहें ऑल, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। क्या ये पॉसिबल है, ऊन, देखिए इन पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ऊन ये इसकी अभी बात नहीं कर रहा, ऑल नहीं है, और ये भी ऑल है तो ये नहीं है। बचा कौन, सिर्फ ये बचा है, तो इसको क्या कहें, प्रोपेनॉन। तो अगर इसको हम लिखें तो कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का बेहतर तरीका क्या है, प्रोप धन एन धन ऑन, तो क्या होगा, प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन का अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो प्रोप मतलब कितने, तो आपको जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आता तो आपको देखना है कितने कार्बन, तो 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब 1 2 3, और एक ये जुड़े काहे से रहते हैं, ऑक्सीजन से, तो एक को जोड़ दीजिए ऑक्सीजन से, यहां लिखिए आप CH3 और यहां लिखिए
कुछ ऐसा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया कि कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़ने हैं? तो भैया बड़ा सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? तो आप कहेंगे सर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि एक वैलेंसी कंप्लीट है, तो बची कितनी वैलेंसी? 1 2 3, और जो 3 वैलेंसी बची है तो वो कहते हैं ना जब कोई काम में ना आए तो कौन काम में आए? हनुमान जी। तो ऐसे ही कार्बन के लिए कौन काम में आएगा भैया? हाइड्रोजन काम में आने वाला है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आप टिक करिए इसको बड़ी अच्छे से। और आप देख पा रहे हैं 2010 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, और 2024 में जो अभी पेपर हुए थे पिछले साल उनमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लियर हो चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। अब ये एल हो गया है, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान करना है कि प्रोपेनल है। अब प्रोपेनल, इन चारों की चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो अगर हम पहले की बात करें तो देखो एल्डिहाइड है, तो इसमें क्या आता है? तो आप कहेंगे सर इसमें तो अल आता है। इसकी चर्चा करें तो इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है सर ऑल, क्योंकि ये कौन है? एल्कोहल है। ये कौन है भाई साहब? तो अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, कीटोन है, तो इनमें क्या आता है? तो इनमें आता है ऑन। और ये कौन है? ये कार्बोक्सिलिक है। तो कार्बोक्सिलिक है तो इनमें क्या आएगा? तो इनमें आता है ओइक। क्या आता है? ओइक अम्ल। और जब इनमें ओइक अम्ल आता है तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए ऑल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो अल ही होगा। वो थोड़ा सा बताया है ना अभी। तो भैया आपका कौन सा होगा क्रियात्मक समूह? CHO, प्रोपेनल। बड़ा सिंपल सा है, आप क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CHO। अब आप कहेंगे सर आपको तो पहले ही से पता था, हमें बताइए कोई सरल सा तरीका जिससे हम लिख लें। तो बड़ा सिंपल है, पहले आप इसको क्या कीजिए? 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कैसे? तो प्रोप धन एन और धन अल। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। और गलती ये नहीं करना है कि पहले 3 कार्बन बना देना। अगर आपको लग रहा है कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, और लग ही रहा है, तो सबसे पहले आपको उन भाई साहब को लिख देना है। तो कितने हो गए? CHO। अब कितने कार्बन बचे? सर आप कहेंगे इसमें तो ऑलरेडी 1 कार्बन है, तो इसके कार्बन को हम काउंट करते हैं। तो अब जो रिमेन कार्बन बचा है उसका क्या करना है? तो उसको आपको ये करना है कि भाई बचे कितने हैं? 2। तो 2 लिखिए, 1 और 2। अब जैसे ही आप 2 लिखते हैं तो बात वही आ जाती है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है। तो आप कहेंगे 4। कितनी कंप्लीट हो चुकी है? 2। तो रिमेन जो 2 होगी वो कौन आएगा काम में? तो आप कहेंगे सर जी हनुमान जी, मतलब हाइड्रोजन। अब इसकी कितनी बची है? तो इसके 3 बचे हैं, तो 3, 1 2 और 3। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई तसल्ली से सारे क्वेश्चन करते जाना है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब ये आप लेक्चर खत्म कर रहे होंगे तो आपको लगभग इस चैप्टर का 80% याद हो चुका होगा। 20% वो आपको क्या करना है? एक बार और प्रैक्टिस कर, एक बार और देख लीजिए, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखते हैं एथेनॉल क्या आ जाता है? एथेनॉल। अब बात वही कि क्या है एथेनॉल? तो एथ धन एन धन ऑल। तो एथ का मतलब, तो आप कहेंगे सर जी एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, और ऑल का मतलब क्या होता है? OH। तो क्या हो गया? एथेनॉल। रिएक्शन काहे से करानी है? सोडियम से रिएक्शन करानी है, तो सोडियम भाई से रिएक्शन कराइए। ये बड़े खतरनाक हैं, गुस्से में बने रहते, इसलिए मैंने काहे से लिख लिया? Na से। अब बात करें कि तो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इस पे पार्शली नेगेटिव और इस पे पार्शली पॉजिटिव। और जो सोडियम है, सोडियम भाई साहब भी ऐसे ही हैं कि ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रिएक्शन किससे करेगा? नेगेटिव वाले से। तो बनेगा क्या? CH3 CH2 ONA। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बचा कौन? H। तो H जो बचा है वो अकेला तो निकलेगा नहीं, तो कैसे निकलेगा? तो ये निकलता है H2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? H2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो ये उड़ जाएगी। अब बात ये आती है कि सर सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल गलत। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से ये है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। मन में ये बात आती है कि इनका नाम क्या है? तो इनका नाम लिखिए पीछे से। तो Na मतलब, तो आप कहेंगे सर जी सोडियम। और C2H5 मतलब, तो आप कहेंगे एथ। और O है तो
ऑक्साइड, तो इन भाई साहब का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो भैया अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप कहेंगे सर जी हाँ दिख रहा है, 6वां नंबर का क्वेश्चन है। तो बात आती है कि जो ईथेन है ईंधन तथा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन ईंधन और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे वैसे तो सारे कार्बनिक यौगिक हैं। बड़ा सिंपल सा है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब आजकल सबसे ज्यादा कौन प्रयोग हो रहा है, तो वो हो रहा है एथिल अल्कोहल। आपने सुना भी होगा कि E20 कुछ लिख के आ रहा है व्हीकल्स पे, कुछ ऐसी एक स्लिप आती है जो मतलब आप समझिए जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं, स्कूटी हो गए, मतलब टू व्हीलर्स के फॉर्म में आप देख रहे होंगे, तो उन पर ये स्लिप चिपक के आ रही है। क्यों, E20 का मतलब क्या है यहाँ पे, एथेनॉल, वो भी कितने परसेंट, 20%। तो ईंधन और औषधि में भी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्प्रिट वगैरह आती है, उसमें क्या मिलाया जाता है, स्प्रिट वगैरह में क्या मिलाया जाता है, एथेनॉल मिलाया जाता है। और आपने देखा होगा कि आप कहीं जा रहे थे और आप सड़क गए, अब जब सड़के तो छिले, और छिले तो आपने देखा जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक नीले नीले कलर का जादुई कुछ होता है, क्या होता है, वही तो स्प्रिट है, उससे वो क्या करता है भैया, साफ। तो आपको ध्यान करना है कि ईंधन और औषधि में कौन प्रयोग होगा, एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल ना देके इनने होशियारी करके इसका कौन सा नाम दे दिया है, IUPAC नाम। तो बड़ा सिंपल है कि एथेनॉल है, तो आप लिख दीजिए कि भैया हाँ यही तो है, बस क्या है आजकल लोगों की तरह है, ये मुखौटा पहने हुए हैं, काहे का, IUPAC का, तो एथिल अल्कोहल। तो यही है, लगाइए इन भाई साहब को टिक, और कुछ नहीं लगाना है, नहीं तो आप कहेंगे सर हम तो महारत हैं लगाने में, तो लगाना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो हम जैसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो बात आती है किसकी, तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कहते हैं भाई साहब कि हम हैं एल्काइन। तो पता कैसे चले, थोड़ा सा आपको यहाँ दिए ध्यान करना है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड ना हो कि कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता है, अरे भाई बताए थे ना, हम ही तो इस स्लाइड को बनाए हैं, तो जब बनाए हैं तो पता भी है कहाँ हमने गलतियाँ की, हो जाती हैं। तो बात करनी है एल्काइन। अब एल्काइन क्या, तो आप कहेंगे सर आपने मुझे एक अस्त्र दिया था, कौन सा, तोड़ने वाला, तो तोड़िए भैया वज्रास्त्र। तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्क और धन आयन। तो आप कहेंगे सर ये आयन क्या होता है, आयन, तो मैं कहूँगा है आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या असंतृप्त जो होते हैं, असंतृप्त में बात किए थे कि भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन और एल्काइन। तो एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 बॉन्ड देखना है। तो पहले में क्या 3 बॉन्ड हैं, आप कहेंगे नहीं जज साहब इसमें तो नहीं है, तो भैया काट दीजिए। दूसरे में पहुंचते हैं, जी 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 बिद गए। अब बिद गए तो भैया लगाइए टिक और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो भैया आती है बात कि श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब ये कौन सी नई बात आ गई कि भैया श्रृंखलन का गुण पाया जा रहा है, कैसे, किस तरीके से। तो आप कहेंगे सर ये क्या लिखा दिया इसमें, तो ये है भैया कि 2024 के IM सेट में पूछा गया। आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड में भैया कितने सेट बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर 7 के 7। हाँ तो 7 में एक सेट ये भी था। अब अगर संकलन के गुण की बात करें तो मैं आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप कहेंगे सर जी हाँ आपको हक है, तो हक के अनुसार पूछते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर कार्बन एवं उसके यौगिक। तो अगर बात ये आ जाए कि कार्बन तथा उसके यौगिक है तो अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर वही जो आप जानते हैं, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है तो भैया बात काहे की हो रही है, कार्बन की। चैप्टर जब कार्बन का है तो किसी के इलाके में क्या कोई और घुस सकता है। आप कहेंगे नहीं सर नहीं सर नहीं सर, तो राज किसका होगा, सिर्फ कार्बन का होगा। और अगर केमिस्ट्री वाइज देखते हैं तो भाई आपको पता है जो कार्बन रहता है वो आपस में जुड़ता रहता जुड़ता रहता जुड़ता रहता जुड़ता रहता और जुड़ता ही रहता है। इस गुण को हम काहे का गुण कहते हैं, श्रृंखलन का। मतलब जो भैया श्रृंखला बना ले, और जो श्रृंखला बना ले तो उसके अंदर काहे का गुण आ जाएगा, श्रृंखलन का। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर भी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जैसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो भाई बात क्या आएगी कि सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनेगा। तो ये भैया पूछ रहे थे केमिस्ट्री और पहुंच कहां गए बायोलॉजी। बहुत नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को हम दूर करेंगे कैसे, देखते हैं। तो आपको पता है कि कार्बन CO2 और जल H2O काहे की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज की उपस्थिति में, और साथ में क्या, सॉरी आंसर बता दिए, पर्णहरिम की उपस्थिति रहेगी, पर्णहरिम की। और आप कहेंगे सर यहाँ पे तो सनलाइट भी है, तो भैया सनलाइट है तो रहने दीजिए। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, C6H12O6। इन भाई साहब का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इनका नाम है ग्लूकोज। वो दिख रहा है, आप कहेंगे जी हाँ, तो आपके दरबार में कैच हो चुका है ग्लूकोज। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो इनकी तो चर्चा ही नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे ही आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बात समझ में आएगी। और ये आप देखें, निम्नलिखित रासायनिक संयोग या रासायनिक संयोग, हाँ रासायनिक संयोग जो यौगिक हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें कौन सा है प्रयुक्त होता है रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में, CH3COONA प्लस ये जो है वो क्या है, जो CH3COONA CH4 प्लस Na2CO3 बनाएगा। मतलब क्या है, सीधी बात है कि भैया आपने ऐसा क्या मिला दिया, कौन सी अभिक्रिया करा दी जिसके माध्यम से ये हो गया है। तो अगर आपको ध्यान है, मतलब मेरे को नहीं, आपको भाई अगर ध्यान करो भाई, हम तुम्हें अभिक्रियाएं कराए थे, कौन सी, तो आप कहेंगे सर हमें तो पड़ी थी बी कार्बोक्सिलीकरण। तो बी कार्बोक्सिलीकरण, बी का मतलब होता है बी मतलब गायब हो जाए, ये बी गायब, और कार्बोक्सिलीकरण आप ध्यान रखिए काहे का, कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन यहाँ पे एक आपको उत्प्रेरक लेना पड़ता है जिसके माध्यम से अभिक्रिया करा पाएंगे। तो आप कहेंगे कौन सर, तो मैं अगर आपसे कहूँ वही जो आपने सोचा नहीं, कौन, मतलब CaO प्लस KNaOH, जिसमें ये रिएक्शन करता है और ये एरो के ऊपर लिखा रहता है। तो आप क्या सर अभिक्रिया लिखेंगे, बिल्कुल इस अभिक्रिया को ना देख के जो मैं लिख रहा हूं उसको देखिएगा। तो अभिक्रिया क्या होती है, CH3COONA प्लस, और दूसरा क्या रहेगा, तो रहेगा Na2CO3, एरो लगाइए, और एरो के ऊपर क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर CaO, और बनेगा क्या, तो बनेगा आपका क्या, CH4 प्लस Na2CO3 प्लस क्या बनेगा, सॉरी, बस यही बनेगा, और क्या बनेगा। तो वो आपसे पूछ रहे थे क्या, तो आप कहेंगे सर जिसको आपने लिखा है पीले पेन से, पीला है क्या ये, आप बताइए कौन से पेन से लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ आपका क्लियर हो चुका होगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। और जैसे ये क्लियर हो जाता है तो बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर क्या आता है, तो आप कहेंगे सर 10, ये क्या पूछ लिए, इसमें क्या ऑप्शन नहीं है। तो भाई ऑप्शन होंगे, क्यों नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता था इसको आप ऑप्शन के ना आधार पर पढ़ के इसको आप पढ़ें बिल्कुल ही कायदे से क्वेश्चन के आधार पर। तो आप कहेंगे सर वैसे भी तो आप क्वेश्चन के ही ऑप्शन बता रहे हैं, हाँ भाई अब तू खुश हो ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ जैसे ही हम सजातीय श्रेणी की बात करते हैं, तो सजातीय श्रेणी जो है, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसी श्रेणी जिसमें या जिनमें CH2 का अंतर रहता है, और अगर अणुभार की बात करें तो 14 अणुभार का अंतर रहता है। तो क्या सर ये एक स्पेसिफिक है, जो हमने जैसे एल्केन पढ़े हैं, एल्कीन पढ़ा है, एल्काइन पढ़ा है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल कम, इनकी नहीं बनेगी। अरे भाई इनकी ही बनेगी, बस इसको आपको कौन से क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। और जैसे ही आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो जो सीरीज प्राप्त होगी, जो श्रेणी प्राप्त होगी, उसे हम क्या कह देंगे, सजातीय श्रेणी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, कह दीजिए फिर, तो बनाइए कोई एक, तो देखते हैं। सबसे पहले बड़ी सिंपल एल्केन की लिख लेते हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला आप कहेंगे सर CH4। अगर हम दूसरा पूछे तो भाई, तो आपको सर एक कार्बन बढ़ाना है और आप पहुंच जाएंगे दूसरे पे, मतलब C2H6। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा,
H8 और आगे बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा C4H10। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे लिखा है C2H2, आगे बात करेंगे तो क्या होगा C3H6, C4H8, C5H10। तो आप कहेंगे सर यहाँ कुछ कुछ तो सेम लग रहा है, आपको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है भाई, तो एक और लिख लेते हैं। आप कहेंगे नहीं सारे एक और लिखिए, तो लिख लेते हैं भैया, कौन सा, CH3CHO, दूसरा C2H5CHO, तीसरा C3H7CHO और C4H9CHO। तो अब मैं कहूँ आपसे बताइए डिफरेंस, तो देखते हैं भैया इनके बीच में। तो आप कहेंगे सर एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 4, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 6, तो मतलब कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। मैं कैसे मानूं, मुझे तो एक और करके बताओ। तो भैया आप बता दो, तो यहाँ देख ले रहे भैया, देखिए ये और ये तो सेम है, अब बचा कौन, C2H5 और C3H7, तो कितने कार्बन का डिफरेंस है। आप कहेंगे सर एक, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो भैया आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो भाई मैं तो सही कहता ही हूँ, अगर आप ये समझ पा रहे होंगे कि CH2 का डिफरेंस है, तो ऐसी ही श्रेणी को हम भैया क्या कह देते हैं, सजातीय श्रेणी। तो जब कोई भी जो श्रेणी है, मतलब चाहे वो एल्केन की हो, चाहे एल्काइन की हो, चाहे एल्कीन की हो, चाहे एल्डिहाइड की, चाहे कार्बोक्सिल की, बस उसको हमें कौन से क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और हमको प्राप्त हो जाएगी सजातीय श्रेणी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट वगैरह आप खुद से लेते रहिएगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन चीज़ों पे मेरा दिमाग फिर नहीं जाता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ क्वेश्चन ही दिखूंगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि करके बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल, किस तरीके से, कुछ ये लिखा है, मतलब ये जो डॉट 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 है, ये इसकी जगह पे कौन आएगा, PCl5 की अभिक्रिया करानी, और ये और ये और ये बनना है। तो बड़ा सिंपल है। तो मैं कहूँ कि सर अगर आपको ध्यान है तो यहाँ क्या होगा, CH3COOH, और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं PCl5 से। किस तरीके से करानी है वो देखिएगा आप। तो आपको क्या करना है, CH3, ध्यान सुनिएगा, CH3CO को एक जगह करना है, एक O को एक जगह और एक H को एक जगह। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब आगे क्या करना है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको PCl5 को लिखना है। तो P इसके जस्ट सीधे में लिखिए, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और 3 क्लोरीन कुछ यहाँ पे, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। अब आपको क्या करना है, काटना। वो तो सर आपको मतलब आपको बहुत अच्छे से आता है, तो काट दीजिए। बना क्या, CH3COCl, क्या बना, CH3COCl और POCl3, यहाँ क्या बचा है, HCl। तो आप कहेंगे जी सर यही तो ये रिएक्शन थी। तो भैया देख लीजिए फिर कहाँ पे है ये रिएक्शन। तो आप कहेंगे सर जो दूसरे नंबर की रिएक्शन है CH3COOH वही देती है। तो आप क्लियर है कि ना है आपका, बिल्कुल भैया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे यहाँ पे आता है तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। आप एक चीज देख पा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे काहे से आ रहे हैं, IUPAC से आ रहे हैं। तो भैया समझिएगा, जो दिक्कत है वो बताइएगा। तो प्रोपेन मतलब सिंगल बॉन्ड है। आप कहेंगे किस तरीके से सर आपको पता चल गया। भैया मैंने आपको भी तो दिया था वज्रास्त्र, कीजिए उसका यूज। मतलब ये देखिए एन आ रहा है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला। तो आप कहेंगे सर CnH2n प्लस का 2। तो यहाँ कितना रखना है, एक रख लें। तो बिल्कुल रखिएगा भाई। तो जैसे ही आप एक रखते हैं तो क्या हो जाता है, C, और एक रखा है तो एक का गुणा इसमें होगा, 2 + 2 कितने हो गए, 4, तो CH4। तो क्या मेरा ऑप्शन सर पहला ही सही है। बिल्कुल भैया, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, सही कह दिया। आप कहेंगे नहीं सर ये तो सारे के सारे एल्केन है, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन। तो भाई बोलिए ना, अगर आप बोल पा रहे हैं तो चीजें समझ में हो जरूर आएंगी आपको। तो देखिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की अगर हम चर्चा करें तो कितना होगा, C3H8। तो मतलब क्या, मैं आपको गुमराह कर रहा था, जी हाँ मैं आपके साथ खेल रहा था और इस खेल में आप फंस गए। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सही कौन सा आएगा, C3H8। देखिए 4 दूनी 8 तो 10 हो रहे हैं, 2 दूनी 4 + 2 6 हो रही है। सारे के सारे एल्केन हैं, लेकिन हमें सिर्फ एल्केन नहीं पूछा है, क्या पूछा है, प्रोपेन। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो क्लियर है, बढ़िए आगे।
और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए, CH3COOH प्लस C2H5 क्या होगा? तो यहाँ पे होगा भैया C2H5OH। तो देखिए कैसे होगा, कुछ मैंने यहाँ पे बहुत सारी मिस प्रिंट किया है या मिस टाइपिंग कह सकते हैं आप, तो भैया बनाइएगा। तो यहाँ पे C2H5OH था, यहाँ आपको ये मेन बताना था कि क्या बनेगा। तो भैया अगर मैं और आप दोनों पहचान पा रहे हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे सर ये है एस्टरीकरण। और ये जो एस्टरीकरण इसमें काय का फॉर्मेशन होगा? एस्टर का। मतलब तो करेंगे तो समझ में आएगा, मतलब जल बाहर निकालना है आपको। लिखिए दोनों अभिक्रियाओं को, तो आप कहेंगे सर CH3COOH प्लस जो दूसरी अभिक्रिया है वो क्या है, तो आप लिखेंगे क्या? C2H5OH। तो जल बाहर निकालिए, यहाँ से आपका OH निकला और यहाँ से क्या निकला? H। बचा कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ C2H5 बचा और यहाँ पे ये, तो इसको जस्ट इसके पीछे लाना है। मतलब पहले इसको लिखिए और इसके पीछे इसको लिख दीजिए। कैसे? CH3COO और यहाँ पे क्या लिखना है? C2H5। अगर आप ये लिख पा रहे हैं CH3COO C2H5, तो मैं कह रहा हूँ आप ये भी देख पा रहे होंगे, और जब ये देख पा रहे हैं तो यही आपका आंसर है। भैया आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आता है कि मीथेन की संरचना बनाइए। तो संरचना बनाने का जो तरीका है, तरीका बहुत सरल है। कैसे? पहले ये पहचानिए कि मीथेन में कितने कार्बन होते हैं। तो आप कहेंगे सर मीथेन में होते हैं 1 कार्बन। ये है क्या, तो आप कहेंगे एल्केन। फॉर्मूला लिखिए CnH2n प्लस का 2 रखिए। तो n इक्वल आपको कितना रखना है, तो आप कहेंगे n इक्वल आपको रखना है n इक्वल 1 रखिएगा भाई। तो लिखेंगे C1 तो CH4, ये हो गया आपकी। अब लेकिन संरचनात्मक सूत्र लिखना है, ये तो सूत्र है अकेला सर, तो यहाँ ऐसा लिखिए 1 2 3 4। और जैसे ही आप इतना पहुँच जाते हैं तो भैया हाइड्रोजन पे आ जाइए। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो ये आपकी हो जाती है तस्करी, जिसमें आपको बैठ के उड़ जाना चाहिए। तो आपका मीथेन का आ गया है। और आगे चलिएगा, तो अगर हम आपसे कहें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आप बिल्कुल पहचान पा रहे हैं कि कौन सा है। तो क्या मैं इसको कह दूं? आप कहेंगे बिल्कुल सर कह दीजिए। किस तरीके से कहना है, तो ये अब क्यों कहना है, बात तो ये आती सर आपको कैसे पता चल गया? मेरे को फॉर्मूला याद है, CnH2n असंतृप्त ये, या फिर CnH2n माइनस का 2। तो मैंने ये लगाया नहीं, मेरे इतने ही में काम हो गया। ये दिख गया, रखिए 2। तो अगर ये रखते हैं तो एल्केन है, तो ये तो भैया वैसे ही नहीं आ रहे हैं, दूसरे पे रखिए 2। तो C2 और H कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 4। आप तो सर जी वही है, वही जादूगर। तो हो गया ना भाई। आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे जैसे ही, तो आता है कि प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह। अब बात आती है प्रोपेनल क्या है। तो आप कहेंगे सर आपने एक बार मुझे बताया था। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है रिपीट हो चुका है, आप देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कुछ स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से। तो इसको हम नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, और जैसे हम आगे बढ़ते तो एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से और सुनते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन आए IUPAC से रिलेटेड आए, कोई एस्टिक अम्ल है, कोई एसिटाल्डिहाइड है और कोई कीटोन है, तो इनको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। एस्टिक अम्ल मतलब क्या होता है, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला है। कितने कार्बन है इसमें, तो आप कहेंगे सर 2 कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 कार्बन को कहते हैं एथ। साथ में क्या जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा एन। और भैया इसमें तो एक क्रियात्मक समूह भी है, कौन सा, COOH। इसको क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसको कहते हैं ओइक। ऊक नहीं, ओइक। तो जब आप इसको ओइक कह रहे हैं तो ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर ये हो गया एथेनोइक अम्ल। तो क्या आपको कहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें दिख रहा है और गौर से दिख रहा है, बहुत जोर से दिख रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन सही है। आगे बढ़िए भाई 19 नंबर पे। तो 19 नंबर पे आता है एल्कीन।
आपको तो मैंने बता ही दिया था किस तरीके से कि भैया 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन। ये भाई साहब नहीं मानेंगे, आज छील के रख देंगे लकड़ियों को, सारी की सारी लकड़ियां छिल जाएंगी। डबल बॉन्ड जहां तक जाए वो क्या हो जाता है, एल्कीन। तो आप कहेंगे सर ये भी एल्कीन और ये भी एल्कीन और ये भी एल्कीन, निम्न में एल्कीन है। पता क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में एल्कीन नहीं है तो नहीं कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे कितने बॉन्ड आने चाहिए थे, 3। और यहाँ पे अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पता कितना आना चाहिए था, 3। सॉरी, ध्यान से देखिएगा, कुछ मैंने मिस्टेक की है। कहाँ पे, आप कहेंगे सर आप भी बहुत मिस्टेक करते हैं। अरे भाई ये जो चीज़ें हैं मैं नया हूँ इनमें, ये स्लाइड मिलाइड बनाने में तो हो जाएंगे। देखिए आगे सारी स्लाइडें अच्छी बनेंगी, प्रयास करेंगे हम। ये जो है ये 3 बॉन्ड वाला है, तो इसको देखिए यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड लगने हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कहाँ पे, तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। तो आप कहेंगे सर मुझे दिख रहा है, तो लगाइए भैया टिक, लगाइए, और ये आपका हो गया। वैसे तो मैं भाई बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, कितने समय से, 5 सालों से, तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करते हैं आगे कि भैया क्लोरीन जो है, क्लोरीन किस तरीके से अणु में उपस्थित आवंध होता है, क्लोरीन अणु में कौन सा आवंध होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है सर, क्लोरीन कौन है, ये हैं क्लोरीन। ये जुड़े कैसे हैं, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ ऐसे, मतलब ये क्या है, तो वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा है, एकल सहसंयोजी आवंध। अब बात आती है कि एकल सहसंयोजी आवंध बनता कैसे है, तो जब कोई तत्व है और उसको अपना अष्टक पूरा करना है और सामने भाई साहब उनको भी अपना अष्टक पूरा करना है, मतलब दोनों की जरूरतें सेम होनी चाहिए, तो लोग जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़ जाते। जैसे आपकी जरूरत और आपके दोस्त की ज़रूरत कोई सेम है तो आप जुड़ जाएंगे, बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये जुड़ गए हैं, इन्होंने कहा भाई जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं खत्म, और आपको समझ में आ गया। और जब कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक आवंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक है तो क्या कहलाएगा, एकल सहसंयोजक आवंध। और आपने देखा होगा कि कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच में 2 हो रहे थे, तो यानी 2 की आवश्यकता थी, और जहाँ 3 हो रहे थे वहाँ आपको कितने की आवश्यकता थी, तो 3 की आवश्यकता होती। मतलब सर जो सहसंयोजक आवंध रहता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आपसे कहेंगे 3 प्रकार का, एकल, द्वि और त्रि। तो आओ समझ पा रहे हैं आप सारी की सारी चीज़ें जितना मैंने बताया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं सर ये सफिशिएंट नहीं है, मुझे और भी चीज़ें चाहिए हैं, मेरे हिसाब से तो पर्याप्त, इतना आप अगर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एक भी नहीं छूट पाएंगे आपसे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। PYQ आपके जो रहने वाले हैं वो जितने थे मैंने बताए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल गारंटेड एक भी नहीं छूटने वाला है। और जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको थ्योरिकल समझने की आवश्यकता है, वो मैं जैसे ये सीरीज खत्म होगी तो दूसरी सीरीज लाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है, तो आशा करूंगा कि आप अच्छे बने रहिए, स्वस्थ रहिए और रजाई में दुख के पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।